द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंस है। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथ्स का, वो उस प्रश्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग का सेट नंबर 4 है और आज हम लोग क्या करेंगे कि 28 नवंबर 2025 में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हूबहू क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 28 नवंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल हमारा सॉल्यूशन बेस्ड था, यानी कि इसको आप जितना स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कहता है कि 1.25 का पावर में 2 है, माइनस में 0.5 का पावर में 2 है और फिर बटा में है 2.25 का होल स्क्वायर माइनस में 1.25 का होल स्क्वायर इंटू 7/2। ये प्रश्न है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला ले लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो कुछ यहाँ पर उसी तरह का फॉर्मूला लेगा। तो सिंपल सी बात है कि अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो पहले एक बार ऐड होगा, तो 1.25 को और 0.75 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1.25 में 0.75 सेपरेट हो जाएगा तो क्या बचेगा 0.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से उसी तरह हम इसको ऐड करेंगे तो 2.25 में 1.25 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3.5 और ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये 2.5 और 2.5 0 हो जाएगा और यहाँ 2 में 1 तो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेसिमल 1 है, यहाँ पर भी डेसिमल 1 है तो कट गया। 5 से काटेंगे 5 7 35। अब ये हमारा फिर यहाँ पर बचा हुआ था 7/2, तब यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा सेकेंड नंबर था कि a/b इज इक्वल टू 1:3 है, b/c इज इक्वल टू 4:3 है और c/8। डी में हमारा क्या है 6:7 और ए बी सी डी का रेशियो कितना होगा, ये इसको निकालना है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, a/b/c/d। अब देखिए a/b का रेशियो कितना है 1:3। फिर b और c का देखिए तो b और c को यहाँ पर लिखिए 4:3। c और d का कितना है तो 6 और 7 है। अब जहां पर वैकेंट है वहां पर भरिए, ये 3 है तो बगल में 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके बगल में 4 है तो यहाँ पर 4 भर देंगे, इसके बगल में खाली है तो यहाँ 3 भर देंगे, इधर वाला में 6 भराएगा, यहाँ से फिर 6 भराएगा। अब आप इसको गुना कीजिए, 6 के 6, 6 चक 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24। अब आप इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 छक 12 कितना हो जाएगा 72। ठीक है। 3 तिया 9, 9 छक 54। यहां से गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 सते 63। अब आप यहां से कॉमन कर सकते हैं, तो कितना से कॉमन कर सकते हैं, 12 से कॉमन जा सकता है, 12 सबसे नहीं जा रहा है तो आप देखिए 4 से 6 से, हाँ 6 से जा सकता है, 6 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है तब 3 से कटिए, 3 से कॉमन कर देंगे यानी कि 3 से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 × 8 24, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 × 1 3, 3 × 8 24, फिर यहाँ से 3 × 1 21, अब 3 दूना 6 और 3 × 1 3। अब यहाँ से देखिए कोई कॉमन नहीं हो रहा है। अब देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 24 18 21, 8 24 18 21 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, थर्ड नंबर कहता है ए बी सी और डी के बीच में अनुपात में है, यानी कि क्या कहता है कि ए जो है और बी सी
और डी का अनुपात कितना है? 10, 7, 9 और 5, इतना अनुपात है। अब क्या कहता है कि यदि सी को बी से 334 अधिक मिलते हैं, सी को बी से। अब देखिए सी और बी के बीच में कितना का डिफरेंस है भाई? तो 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब 2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 334, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया 167। अब हमको निकालना था कितना? ए को प्राप्त कितना राशि है। तो ए के लिए कितना बताया है? तो ए का देखेंगे तो 10 है, तो 10 के बराबर 1670 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1670, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है और ये क्लास 10 से रिलेटेड प्रश्न है। अब आप यहां पर देखिए सबसे पहले हमारा cos A बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। अब ये cos थीटा, यानी कि cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है? B/H, यानी B हमारा दिया हुआ है 4 और H हमारा दिया हुआ है 5, तो हमारा P कितना होगा? तो 5 P हमारा हो जाएगा, तो देखिएगा 3 4 5, ये ट्रिपलेट यूज होता है, तो हमारा P कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर निकल गया। अब अगला प्रश्न को आप यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न को सॉल्व करना है। अंडर रूट कोसेक स्क्वायर A -1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट सेक स्क्वायर A -1। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और बटा में यहाँ से 4 अंडर रूट हो जाएगा कोट स्क्वायर। थोड़ा सा मिस्टेकिंग, यहाँ पर कोट होता है, उसको हटा देते हैं। देखिए सबसे पहले 3 होगा, कोसेक स्क्वायर वाला में कोट होगा, तो यहां से हो जाएगा कोट स्क्वायर A और बटा में हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर A। अब कोट कोट कट जाएगा तो 3 कोट A बटा में हो जाएगा 4 टेन A। अब ध्यान से देखिएगा तो 3/4 तो होगा, अब 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो कोट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर A। थोड़ा सा इधर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 3/4 तो रहेगा। कोट स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना होता है? कोट थीटा बराबर होता है B/P और B यहाँ पर कितना है? 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और P हमारा कितना है? 3 तिया 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, यानी कितना आ रहा है? 4/3। 4/3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, और 5 नंबर प्रश्न पिछला सेट के आधार पर ही है। अभी हम लोग पीछे 3 सेट सॉल्व किए हैं और तीनों सेट में ये इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला है। अब उसी टाइप से ये भी प्रश्न है, एकदम सेम प्रश्न है, बस डाटा चेंज है। क्या कहता है कि वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। अब यहाँ पर बता रहा है कि 50% कम है, तो 50% का मतलब कितना होगा? 50/100, यानी कितना? 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी होगा 1/2। अब देखिए कहता है कि 50% कम है, तो पहले हम किसका लेंगे? वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से कम है, तो टीवी पहले आएगा, वॉशिंग मशीन बाद में आएगा। ठीक है। अब आप देखिए टीवी का कीमत 2 है तो उससे कम है, तो 1 आ जाएगा इसका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए कहता है कि वॉशिंग मशीन का कीमत में 33% का वृद्धि होता है, तो वॉशिंग मशीन में 33% का वृद्धि होता है, तो +33 कर देंगे। अब आगे फिर कहता है टीवी की कीमत में 13% कम होता है, तो कम होता है तो माइनस कर देंगे 13। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कहता है कि 4 वॉशिंग मशीन कितना लेना है? 4, और टीवी हमारा कितना लेना है? तो 2 लेना है। अब यहां से देखिएगा 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 2, तो यानी कि कितना का रेशियो आ रहा है? 1:1 का। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 13 हो जाएगा, प्लस में 33 1 33 हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 33 में
13 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0, और ये 2 बटा में 2, 2 से काटेंगे 2 1 2, तो कितना आया 10%। प्लस में आया तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि 10% का क्या होगा, वृद्धि। 10% की क्या होगी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न देख रहे हैं कि हर सेट में एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो आपका विद इन 5 सेकंड में आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न अगला क्या कहता है कि 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए रेट हमारा कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली निकालिए CI%। तो CI% डायरेक्ट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 10% का यदि डाटा याद है तो फिर ठीक है, और नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं 10 + 10 प्लस में 10 × 10 और बटा में 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे 10 10 20 हो जाएगा, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 21% हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट परसेंट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, 100% में 21% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121%। यानी कि 2800 को 21% आपको निकाल देना है। 2800 का 121% निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है ना। तब 2800 का 121% यानी कि 121/100 हो जाएगा। यहाँ से 100 खत्म हो जाएगा, 28 और 121 को आप गुना कर दीजिए, कितना आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3388, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर है, और 7 नंबर क्या है, टाइम एंड वर्क से है। कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 डेज। ठीक है, फिर कहता है कि बी अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तब देखिए टोटल काम निकालते हैं, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी टोटल काम हमारा पता चल गया कि टोटल काम यानी कि कुल काम हमारा कितना है, 36 है। अब कहता है कि ए अकेले उस काम को, उस कार्य का दुगुना करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकालिए। 6 का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 6, 9 का 4। अब ए और बी का एफिशिएंसी हमारा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी हमारा देखेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी 6 है, और बी का एफिशिएंसी देखेंगे तो हमारा 4 है। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा तो निकल जाएगा 2, यानी कि 2 की क्षमता है। अब 36 काम को ए जो है 36 काम को अकेले काम करता तो कितना दिन में पूरा करता, लेकिन काम को क्या कह रहा है कि 2 गुना कर दे। तो काम को 2 गुना कर दे तो 2 2 कट जाएगा तो कितना दिन आ जाएगा, 36 दिन। कितने दिन में पूरा होगा, 36 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। यदि काम मेरा डबल नहीं होता तो डायरेक्ट 18 दिन में काम करता, 18 दिन में पूरा कर लेता। लेकिन काम को यदि वो डबल कर दे रहा है तो डबल करने का मतलब क्या है, 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 36, तो 36 दिन में ही पूरा कर पाएगा अकेले ए। अब देखिए आगे हमारा 8 नंबर प्रश्न है, और ये कैलकुलेशन बेस्ड है, और ये सर्ट्स और इंडिसेस वाला चैप्टर है। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर का हमारा ये प्रश्न है, तो डायरेक्ट इसको हम सोल्व करते हैं। 7 का पावर 5 है गुना, यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर √7 है। इसका मतलब क्या है, 1/2 है। तो ये इस तरह से दिख रहा है कि 7 का पावर 1/2। फिर हमारा डिवाइडेड में है 7 का पावर में -5/2, और पूरा इक्वल में हमारा 7 का पावर में 2x + 3 है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 है, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि 7 का पावर 6। स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय हमारा है 7 का पावर में 5/2 इज इक्वल टू हमारा 7 का पावर में 2x + 3 है। अब अगला स्टेप आप देखेंगे 6 और 1/2 का हम एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 7 का पावर हमारा यहाँ पर आ जा रहा है 13/2 डिवाइडेड बाय 7 का पावर माइनस में 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का पावर में 2x + में 3।
अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में पावर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे 13/2 में फिर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 13 और 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 यानी 18। 18/2। अब आप यहां से देखेंगे कि ये हमारा 7 का पावर 2x प्लस में 3 है। 2 से काटेंगे 2 9 18 यानी कि कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 9 आएगा। तो 2x बराबर 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 यानी कि x का वैल्यू जो हमारा आएगा 6/2। 2 से काटेंगे 2 3 6 यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। ए से बी तक यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल से 3/5 से ड्राइव करता है तो वह शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है और जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो वो यहां पर दिया हुआ है 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल और फाइनल यानी कि स्टार्टिंग में और फाइनल में हमारा स्पीड क्या था। तो पहले हमारा स्पीड था 5, फिर बाद में हमारा स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो कितना कम हो गया, देखिए अब यहाँ पर स्पीड जो हमारा पहले 5 था, फिर बोलता है यदि चेतन अपनी कार का अपनी सामान्य चाल से 3/5 है तो ये फिर फाइनल हमारा 3 हो जा रहा है। अब तब यहाँ टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 3:5। अब बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 है और कितना ज्यादा है तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा 52 दिया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 छक 12 यानी कि A1 का वैल्यू हमारा आ गया 26। अब हमको निकालना क्या था, तो कहता है ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ए से शहर बी तक लगने वाला समय आपको बताना है और वो सामान्य समय बताना है। क्या बताना है, सामान्य समय। तो सामान्य समय यानी कि इनिशियल आपको बताना है। तो 3 का वैल्यू निकालना है। तो 3 का वैल्यू हमारा 3 गुने 26 हो जाएगा। तो इनिशियल समय हमारा हो जाएगा 26 को 3 से गुना करेंगे तो 78 मिनट। ये क्या हो जाएगा, 78 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात कितना है। मासिक आय का अनुपात हमारा क्या है, तो आप देख सकते हैं मासिक आय का अनुपात जो है वो कितना है, 5:8 है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपये की बचत करता है। तो प्रत्येक ईच जो है, प्रत्येक है ना, प्रत्येक जो है 72,000 रुपये का क्या कर रहा है, बचत कर रहा है यानी कि सेविंग कर रहा है। और दोनों कर रहे हैं यानी जो किरण है और महेश, ईच पर्सन। ठीक है, अब यहां पर देखिए ईच पर्सन सेविंग हमारा सेम है। सेविंग प्रत्येक का क्या है, सेम है। तब ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं, एकदम आसान से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है कि 5:8 मासिक आय है। ये हमारा क्या है, इनकम है। ये हमारा क्या है, इनकम का रेशियो है। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ आगे हम लोग चलते हैं तो कहता है उनकी मासिक व्यय का अनुपात जो है हमारा 2:4 है। यानी कि जो हमारा देखेंगे उसका खर्चा, तो खर्चा हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा दिया हुआ है 2:4। अब आप सिंपल से समझते हैं क्या कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर। हम लोग जानते हैं कि इनकम जो हमारा आ रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को हम सेपरेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए दोनों का अंतर यहां पर कितना है, कितना अंतर है, 5 3 8। तो यहां पर 3 का अंतर है और यहां पर इसका अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है। अब ऐसे स्थिति में क्या करना है कि दोनों का अंतर को सेम बनाना है। तो क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से इसको 3 से। तो जैसे ही आप करेंगे
ऐसा स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 तिया 12। अब 20 का डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी हमारा 6 का डिफरेंस है। अब यहाँ से देखिएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, तो यहाँ से भी देखेंगे तो 4 है। तो कुल मिला के बीच का डिफरेंस जो हमारा 4 है, वो 4 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 72,000। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 4 एके 4, 4 अठी 32, यानी कि 18 के का मतलब आपको यहाँ समझना है 1000। ठीक है, के का हमारा मतलब क्या होता है, 1000। अब हमको निकालना क्या था, तो कहता है किरण की मासिक आय क्या होगी। तो किरण की मासिक आय आप देखेंगे तो मासिक आय पूछा जा रहा है, तो किरण का हमारा पहले है तो 10 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 10 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 18 के इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 1,80,000। कितना हो जाएगा, 1,80,000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 61.5 मीटर स्क्वायर। अब ये त्रिभुज कुछ इस तरह का बनेगा। अब त्रिभुज का हमारा कहता है कि इसकी भुजा 12.3 मीटर है, तो सम्मुख शीर्ष का, अब ये देखिए ये हमारा 12.3 मीटर है। अब इसका सम्मुख शीर्ष का निकालना है, यानी कि ये एच हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल हमारा दिया है और क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा इतना है, ऊंचाई हमको निकालना है। क्षेत्रफल तो दे ही दिया है 61.5, यहाँ से 1.2 तो हो जाएगा 12.3 इंटू एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट सेम है और यहाँ पर भी पॉइंट सेम है, तो अब ऐसा मान के चलिए कि अब पॉइंट हमारा है ही नहीं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एच का वैल्यू हमारा हो जाएगा 615 गुने 2 और बटम हो जाएगा 123। अब 123 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 123 को हम यदि 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 615। अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है। अब कुछ इस तरह का त्रिभुज है। अब त्रिभुज का भुजाएं दिया हुआ है, ये 7 है, ये 9 है और ये 12 है। अब त्रिभुज की भुजाएं और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। हेरोन्स फार्मूला निकालने से पहले हमको सेमी पैरामीटर निकालना होगा। सबको जोड़ेंगे तो 9, 7, 16 और 16 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 14। अब ये 14 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्या, हेरोन्स फार्मूला लगा के। तो हेरोन्स फार्मूला हमारा होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसका यूज करेंगे। अब देखिए एस हमारा कितना है, 14। 14 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। 14 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस तरह का फैक्टराइज होगा, 7 दूना 14 गुने 7 गुने 5 गुने 2। अब जोड़ा लगाइए और बाहर निकालिए, तो 7 और 7 मिल रहा है तो 7 बाहर हो जाएगा। 2 और 2 मिल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं निकला वो अंदर रहेगा। 7 दूना 14 √5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है कि एक डाटा है और ये डाटा हमारा क्या है, 1, 11, 11, 8, 18, 8, 7, 7, 7, एक्स, वाई और 8 का बहुलक निकालना है। तो बताइए कि मोड यानी कि बहुलक, मोड को ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, बहुलक। और बहुलक होता क्या है, जो सबसे अधिक बार आया है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि सबसे अधिक बार जो आया है, सबसे ज्यादा रिपीट किया है, वही नंबर हमारा क्या होता है, मॉड होता है। अब यहां से सबसे पहला आपको ध्यान देखना है कि एक्स और वाई का तो वैल्यू नहीं है। एक्स और वाई का वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्स और वाई का बीच में हमारा रिलेशन दे दिया है।
अब रिलेशन दे दिया है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सा बात है कि इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला काम करना है। तो 3x प्लस में 7y बराबर कितना दिया हुआ है? 42। ये मेरा पहला इक्वेशन है। उसके बाद है 7x प्लस में 3y इज इक्वल टू हमारा क्या है? 58। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब आप इसको दोनों को सॉल्व करिए। तो 3 और 7 को बराबर करने का कोशिश करिए। तो इसको हम 7 से गुना कर देंगे, इसको हम 3 से गुना कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 सती 49 y हो जाएगा, और 42 को 7 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 294। 3 से गुना करेंगे तो 3 सती 21 हो जाएगा, 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहां से हम 58 को 3 से गुना करेंगे तो 174 हो जाएगा। अब आप यहां से देखेंगे तो माइनस करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये सिंपल सा बात है, कैंसिल ले लेगा। तो यहां बच जाएगा कितना? 40y। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120, 0 0। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? y का वैल्यू देखेंगे तो 4 तिया 12, तो y का वैल्यू 3 आ गया। तब x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? तब 42 माइनस 21, और बटा में हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो 21 बटा 3 हो जाएगा, यानी कि 7। x का वैल्यू हमारा 7। अब इसके जगह हम लोग 7 बैठा सकते हैं और इसके जगह में 3 बैठा देंगे। अब आप देखिए कि मोड हमारा कितना आएगा। सबसे अधिक बार देखेंगे तो यहाँ 7 7 7 सबसे अधिक बार, यानी कि 4 टाइम्स आया है क्या? 7। तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दोगुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? अब आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान। प्रेजेंट एज हमारा कैसे निकलेगा? तो जो हमारा फादर का एज है और 2 सन S1 मान लीजिए और S2 मान लीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका X ईयर है और इसको मान लेते हैं कि Y ईयर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कहता है कि जो फादर का एज होगा वो दोनों बच्चों के एज का योग के डबल होगा, ये हमारा प्रश्न कहता है। अब यहां से हम यदि x प्लस वाई को निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा? f/2। f मतलब फादर। अब इतना हमारा कहानी समझ में आ गया। अब यहां से आपको समझना क्या है कि ध्यान से देखिए तो कहता है कि नाउ अब 20 वर्ष बाद का बात बता रहा है। तब 20 वर्ष बाद यानी कि फादर के एज में 20 साल हम जोड़ देंगे। अब देखिए तो बच्चों का भी 20 साल एज बढ़ेगा, तो x प्लस 20 और y प्लस 20। ठीक है। अब ऐसे करने से दोनों का 20 साल आपस में क्या हो जाता है? दोनों का एज बराबर हो जाता है। अब आप यहां से 20 कैंसल, एक 20 कैंसल हो जाएगा। अब यहां से देखिए f बराबर हमारा क्या निकल जा रहा है? x प्लस वाई प्लस में 20, और x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? f/2। तो f यहां से आप बैठा सकते हैं f/2 प्लस में 20। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2f, और 2f में हमारा माइनस हो जाएगा, तो f बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 40। f का फादर का एज कितना हो गया? 40। और हमको निकालना भी क्या था? पिता का वर्तमान आयु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। क्या कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो मान लेते हैं कि इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है। अब आगे कहता है यदि उनकी आयु का योगफल 54 है, इनके आयु का योगफल, तो 5 और यहाँ पर x कितना हो जाएगा? 6x कितना है? 54। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या था? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु x था, तो पुत्र की आयु 9 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम हल्के वाला प्रश्न था। 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है कि 6.5, 10.6
और 19.7 और ए का औसत 12 है। अब देखिए तो यहाँ सिंपल सी बात है कि इसको आपस में ऐड करने के बाद टोटल सम जो है वो एवरेज का क्या हो जाएगा, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए। और टोटल हमारा कितना है, 1 2 3 4, तो 4 नीचे आ जाएगा बराबर एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 12। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अब जब आप इसको सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36.8, और आप इसको 4 से 12 को गुना करेंगे तो 12 चौक 48। अब यहाँ से प्लस में हमारा ये ए बचा हुआ है, तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 48 माइनस 36.8। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11.2, यानी कि ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 11.2। अब देखिए यहाँ पर सब में ऑप्शन तो यही है, तो ऑप्शन में यहाँ मिस्टेकिंग है, तो 11.2 कोई भी ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं सुरंग की लंबाई L है और ट्रेन की लंबाई हमारा 1312 है, ठीक है। अब ये दोनों को चलने में कितना का समय, कितना का स्पीड से जा रहा है, 54 का स्पीड से जा रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, तो 106 सेकेंड लग रहा है। अब एल का वैल्यू तो निकालना है, तो एल का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1312 तो यहाँ पर रहेगा, 54 और 106 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5724। तो एल का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5724 में से 1312 को घटा देंगे, 1312 को हम घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4412 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 4412 मीटर सुरंग की लंबाई है। तो सुरंग की लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, सुरंग की लंबाई जो है वो 4412 हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। अब देखिए अब यहाँ पर बहुत बड़ा डाटा है, तो 7 से डिवाइड करने के लिए तो यहाँ पर देखिएगा कि स्पेशल केस में आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल केस क्या है कि 7, 11 और 13 ये तीनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जब डाटा बड़ा हो, डाटा क्या हो कि बिग हो, यानी कि थोड़ा सा बड़ा डाटा हो, और उसको चेक करना है कि वो 7, 11 और 13 से कैसे डिविजिबल होगा। तो देखिएगा सिंपल से बात है कि इसको हम चेक कैसे करेंगे उसको हम आपको बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो इस तरह से कहीं पर भी 7, 11 और 13 तो तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं कि 68, 25, 907। पहला काम क्या करना है कि 3-3 का जोड़ा लगाइए। तो 3-3 का जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर 3 का जोड़ा, इसका हमारा 3 का जोड़ा, अब इसका 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो अपने से हम 0 दे देंगे। अब ये 3-3 का जोड़ा लग गया। इसके बाद हमको क्या करना है कि अल्टरनेट नंबर से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये अल्टरनेट नंबर है। अब इसका अल्टरनेट आगे होता तो है नहीं, तो अल्टरनेट नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 907 में हम 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा, अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं, क्या करना है, ऐड करना है। अल्टरनेट नंबर को क्या करना है, अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, याद रखना है, ऐड करना है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 913, और बाकी जो बचा नंबर उससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब ये बाकी नंबर जो बच जा रहा है कितना, 825। तो 825 से हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर नंबर केवल 6 बचेगा, यानी यहाँ पर दिख रहा है अलग से, इसीलिए इसको इसके साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो केवल 6 जोड़ेंगे तब ना 913 होगा। अब जो बच गया है हमारा 825, इसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। सेपरेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 88। देखेंगे कि 88 हमारा 7 से डिविजिबल है तो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसी तरह हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे, तो रेंडमली आप किसी को भी उठा सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको लेते हैं, ये नंबर क्या है 7, 1, 3, 2, 9, 5, 1।
अब इसको क्या करना है कि 3-3 का जोड़ा लगाना है। अब देखिए 3-3 का जोड़ा लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ से 3 का जोड़ा लगेगा, ये हमारा 3 का जोड़ा लगेगा और ये अलग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 951 अल्टरनेट ऐड करना है, तो अल्टरनेट हमारा फिर हमारा 7 ऐड होगा, तो 7 तारीख कितना हो जाएगा 8, यानी कि 998 आ रहा है। और जो नंबर बच जा रहा है 132 उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। अब कितना आया 816। तो देखिए क्या 816 हमारा, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट थोड़ा सा अच्छा से करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। अब देखना है कि 826 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 700 डिवाइड होने से कितना आ जा रहा है 118, यानी कि सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी और उसको मरम्मत कराने में 28,500 खर्च किए गए, तो यहाँ पर देखिए टोटल सीपी हमारा कितना होगा, तो 1,20,000 प्लस 28,000, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1,48,000। अब यानी कि टोटल कॉस्ट इसका जो लग जाएगा मरम्मत कराने के बाद 1,48,000, ठीक है। अब कहता है अपने दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच दिया, तो एसपी यहाँ पर कितना है, तो एसपी है 1,38,600। तो आप देख रहे हैं कि सिंपली यहाँ पर क्या है कि सीपी हमारा बड़ा हो जा रहा है और एसपी यहाँ पर छोटा हो जा रहा है, तो सिंपल से है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस तो पता चल गया, यानी कि लाभ वाला तब आंसर होबे नहीं करेगा। अब आंसर होगा या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। अब इसको एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हमको देखना है कैसे लाएंगे। तो देखिए लॉस परसेंट हमको निकालना है, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखिए कि इसका टोटल लॉस कितना हुआ, तो लॉस कितना हो रहा है भाई, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जा रहा है हमारा 99,000 यानी 9,900। अब कितना में लॉस हुआ 1,48,000 में, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब आप यहां से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 99 को हमको डिवाइड करना है 148 से, तो डिवाइड करेंगे तो समथिंग आ जा रहा है 6.666 डॉट डॉट आ रहा है, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं 6.67% का लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है तेल की कीमत 50% फिर 40% की वृद्धि होती है, तो समतुल्य निकालना है, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न है, 50% का वृद्धि हुआ फिर 40% का वृद्धि हुआ, तो 40 गुने यानी कि 50 गुने 40 और बटा में यहाँ 100, तो यहाँ 5 4 90 हो गया, प्लस यहाँ से काटेंगे 1 1 0 कट जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, 110% की समतुल्य निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो हलवा क्वेश्चन था भाई। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि एक बॉल ड्रॉप का अंकित मूल्य कितना है 8,640, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत में ही आंसर लाना है, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर कौन सी में है प्रतिशत में। अब प्रतिशत में लाने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए कि सीपी, अब ये 35% हमारा दिया हुआ है, तो 35% का मतलब क्या, यानी कि 35% ये क्रय मूल्य में है ना अंकित किया गया है, तो सीपी और एमपी यहाँ पर काम करिए। फिर जब इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा तो एमपी में डिस्काउंट दिया जाएगा, तब जाके हम उसको बेचेंगे। तो सीपी को मान लेते हैं कि हम 100 रुपया रखें, 100 रुपया हम खरीदे और 35% अधिक मार्क प्राइस लगाएं, तो कितना लगाए होंगे 135 लगाए होंगे। फिर इसको डिस्काउंट दिए होंगे 20% का डिस्काउंट दिए होंगे, तो 135 का 20% हमारा कितना होगा भाई, तो कितना होगा 27 होगा। अब ये 27 को हम क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 108।
अब आप सिंपल सा देख सकते हैं कि 100 रुपया में खरीदे थे, 108 में बेचे, तो कितना प्रतिशत का फायदा हुआ? 8% का फायदा हुआ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ गया? 8%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आप यहां पर देखेंगे कि 8640 का कहीं यूज हुआ नहीं, तो ध्यान में रखना होगा कि देखिए कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। 8640 से भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे मेथड से हम बनाएंगे तो क्वेश्चन को हम फंस जाएंगे और 2 मिनट से ज्यादा या 3-4 मिनट भी लग सकता है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे चीज दिए हुए रहते हैं जो स्टूडेंट को दिखता है, लेकिन आपको मन की आंखों से देखेंगे तो उसका कहीं यूज नहीं है। तो उसी तरह का ये प्रश्न हमारा था। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है, ये डाटा तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखने से क्या होगा? जो दिखता है बड़ा वो सॉल्व बहुत छोटा होता है। तो सेम आइजे इसका यहाँ पर दिखने वाला है। कहता है कि 5.4 और यहाँ 0.1, 0.1, 0.1। अब आप यहाँ पर देखिए ऊपर में है और नीचे भी डेसिमल, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना ही डिजिट है। इधर देखेंगे तो उतना ही आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और नीचे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेसिमल जो है ऊपर और नीचे, डेसिमल के बाद डिजिट जो है सेम है। तब ऐसे प्रश्न को हमको क्या करना है कि डेसिमल को मानना है या नहीं है कि वो डेसिमल है। तो ये 5.4 तो रहेगा। अब आप यहां देखिए ये पूरा हमारा 1 बन गया और ये हमारा 3 बन गया, ये हमारा 3 बन गया और ये हमारा 9 बन गया। ठीक है। अब आप यहां से देखिएगा कि ए का क्यूब और बी का क्यूब है। A1 का क्यूब तो हमारा 1 होगा, 3 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 27 होगा। ठीक है। और बटा में यहाँ पर 3 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा। अब 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 होगा। अब ये 5.4 है मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होगा? 28 और ये हो जाएगा 729। अब यहां से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बदले 10 आ जाएगा। अब आप इसको काटेंगे, अब आप इसको काटेंगे तो 54 का पहाड़ा में देखेंगे काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है। देखिए यहाँ पर 54 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, लेकिन 7 से कट रहा है। 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28, 7 के 7 0, यहाँ पर 756 होगा भाई। तो जोड़ेंगे 756, 7 के 7 0, 7 8 56। अब फिर से हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना से कटेगा? 4 से कटेगा, तो 54 से तो डायरेक्ट कट रहा है। 54 से इसको काटेंगे तो 54 दूना, अब फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10, तो कितना आ रहा है? 1/5, यानी कि 0.2। 0.2 यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर छूटा हुआ है। ये ऑप्शन 0.2 होना चाहिए, यहाँ पर 0.4 होना चाहिए, यहाँ 0.5 होना चाहिए और यहाँ पर 0.6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 0.2। अब देखिए 23 नंबर सवाल, ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है तो सेम प्रश्न है, इसमें और कुछ बदलाव नहीं है, बस डाटा चेंज है। कहता है कि ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी है। ठीक है। पी एक पॉइंट है, चलिए ठीक है। यहाँ से यहाँ एक पी है, फिर यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यही तो प्रश्न है। अब ये तीनों सेट में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ऐसा प्रश्न, और ये सेट में भी वही प्रश्न आ गया। ठीक है। अब देखिए पीए हमारा कितना दिया हुआ है? 85 दिया हुआ है, और यहाँ से पीबी हमारा कितना है? तो 65 है, और पीसी हमारा कितना है? 5 है। ठीक है। अब आप इसका रिलेशन हम पहले से जानते हैं कि जब हम पी ए का स्क्वायर करते हैं और फिर हम पीसी का स्क्वायर करते हैं तो बराबर होता है पी बी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर। तब पी ए का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 85 का स्क्वायर प्लस में पीसी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और पीबी का स्क्वायर मतलब 65 का स्क्वायर। फिर हमको पीडी निकालना है। 85 का स्क्वायर करेंगे तो 72 25 होगा, प्लस में 5 पचे 25 होगा। यहां से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 25 होगा, प्लस में हमारा क्या होगा? इसको मान लेते हैं कि अभी फिलहाल के लिए x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 72 50, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 42 25 हो जाएगा, प्लस में बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तो x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 30/25 और वैल्यू आ जाएगा हमारा 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 2% है। वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीपी और एमपी का डायरेक्ट हम रेशियो निकालेंगे। ऐसा प्रश्न हम बार बार बनाते गए हैं, तो इसमें हम डिस्काउंट परसेंट यहाँ से लिखते हैं और एमपी में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। तब लॉस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस प्रॉफिट रहेगा तो प्लस लिखेंगे, लॉस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है ना। तो 100 में डिस्काउंट परसेंट हम करेंगे तो 100 में 100 को कितना परसेंट का डिस्काउंट है 25, तो ये कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब यहाँ पर 2% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 102। अब ये दोनों देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 27 का डिफरेंस हो रहा है कितना में 75 में, गुना हम 100 कर देंगे। 25 से काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 से 3 9 27, तो हो जाएगा 9 चौक 36, 36%। यानी बढ़ाकर अंकित कितना गया था 36% बढ़ाकर अंकित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 25 नंबर और इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है। कहता है नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन में और 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। क्या कहता है नव्या, अब इसको एन मान लीजिए कि एन हमारा जो है 40 दिन में, और भव्या को बी मान लीजिए तो ये हम लोग बी है सो 60 दिन में। अब यहाँ से टोटल काम निकालिए, तो 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 120 होगा। इफिशियंसी का बात करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि इसका एफिशिएंसी 3 निकलेगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 का। अब एन और बी, अब यहाँ पर देखिए अल्टरनेट वे में कहता है यदि वह भव्या में शुरुआत करते हैं और एकांतर दिनों पर काम करते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ के, एकांतर मतलब अल्टरनेट, तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकती हैं। तो पहले काम कौन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, फर्स्ट और सेकेंड। पहला दिन हमारा स्टार्ट हो रहा है तो कौन स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन में पढ़िए तो कह रहा है पहले भव्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो भव्या स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बाद में आएगी नव्या स्टार्ट करेंगे। तो भव्या का एफिशिएंसी देखेंगे तो पहले हमारा 2 का है और इसका एफिशिएंसी कितना है 3 का एफिशिएंसी है। तो पहले 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम, 2 दिन में काम, 2 दिन में काम कितना होगा 5 काम होगा, 5 काम होगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल काम कितना है, तो काम हमारा 120 काम है, तो 120 को हम यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी कि 5 के हिसाब से देखेंगे तो 25, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक है, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी कि 24 आ रहा है। कितना आ रहा है 24। अब यहाँ पर देखिए कि ये हम इसको भी हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, तो 48 दिन का टोटल समय लगेगा, 48 दिन का टोटल समय लगेगा। इस तरह से हम लोग टोटल प्रश्न 25 प्रश्न देखे और 25 प्रश्न एक शॉर्ट तरीके से देखे। इसी तरह का हम लोग आगे सेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला सेशन रहेगा 28 नवंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, जो हमारा ये सेट हमारा 4 है तो अगला हमारा सेट हमारा 5 होगा। ठीक है, और बहुत जल्द हम सेट 5 भी आपको कैलकुलेट करवाएंगे। इसी तरह का हम लोग सेशन लाते रहेंगे। अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और इस चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।